हमारे बीच अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में कृपा करके पधारे हुए भारत के अत्यंत यशस्वी राष्ट्रपति श्रीमान रामनाथ कोविंद जी, उनका मैं आप सबकी ओर से और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देश की प्रथम महिला परम आदरणीय श्रीमती सविता कोविंद जी, उनका भी हम सब हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे कर्मठ राज्यपाल आदरणीय श्रीमान मंगू भाई पटेल जी, उनका भी हृदय से यहां स्वागत है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री भाई जगदीश देवड़ा जी, उच्च शिक्षा मंत्री भाई मोहन यादव जी, आयुष के हमारे मंत्री जो आयुष डिपार्टमेंट में ऐसे ही फिट है जैसे अंगूठी में नगीना भाई रामकिशोर कावरे जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय अनिल फिरोजिया जी, जिन पर हम सबको नाज है, गर्व है, आयुर्वेद के लिए निरंतर जो काम कर रहे हैं, हमारे वैद्य देवेंद्र त्रिवेणी जी, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय रंजीत पुराणिक जी, वैद्य राकेश शर्मा जी, इस अवसर पर पधारे हुए देश के हर प्रांत से यहां उपस्थित और पास के कक्ष में भी उपस्थित, क्योंकि स्थान छोटा पड़ गया था, सभी वैद्यराज, आयुर्वेदाचार्य, हमारे सभी आचार्य, आप सबको भी मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये महाकाल महाराज की पवित्र धरती उज्जैनी सचमुच में ज्ञान, भक्ति और कर्म का त्रिवेणी संगम यहां होता है। इस पवित्र धरा पर बड़े पवित्र कार्य के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय पधारे हुए। ये ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, वैराग्य की भी भूमि है। ये अद्भुत भूमि है जहां आज नहीं, अनादिकाल से लोक सेवा के कर्मों को प्रेरणा मिलती रही है। इस धरती पर पुनः आप सबका स्वागत है। लेकिन आज मैं औपचारिक कोई भाषण दूं, इसके पहले मुझे अपना बचपन याद आ रहा है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। जब हम कभी बीमार हो जाते थे, छोटी मोटी बीमारी, सर्दी जुकाम बाकी कुछ होता था, तो हमारे घर में हमारी दादी माँ एक चूर्ण देती थी, जिसको हम अपनी भाषा में फकी बोलते थे गांव में, और वो कहीं और नहीं बनता था, वो घर में ही बनता था। जो सफेद कद्दू रहता है, जिसको भूरा भी कहते हैं, उसमें उसका कोई शोधन करके, अभी तक मुझे याद है, वो बनाया जाता था। लेकिन अगर बुखार उखार तेज हुआ, कोई और दिक्कत हुई, तो किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। वैद्य रघुवीर प्रसाद जी थे जो आते थे, नाड़ी देखते थे। अब हमें समझ में नहीं आता था, वैद्य जी को नाड़ी बता दो, और वो तुरंत इतनी अच्छी दवाई देते थे। एलोपैथिक दवाई खाने में तो पसीना आ जाता है, वो चूर्ण देते थे, शहद में मिलाते थे, और शहद के साथ हम चाटते थे। तो मैं कई बार कहता था कि थोड़ी सी और खिला दो ना। स्वाद में भी इतनी अच्छी वो होती थी। कई तरह के चूर्ण बनाते थे वो, दाल में डाल के खा लो, दही में डाल के खा लो, भोजन का स्वाद भी बढ़ा देते थे। तब एलोपैथिक डॉक्टर नहीं हुआ करते थे गांव गांव में। अगर इलाज के लिए किसी का सहारा होता था तो वो होते थे वैद्य राज। और परंपरा से गांव में एक आध व्यक्ति और ऐसा होता था जो नाड़ी देखना जानते ही था। वो किसी कॉलेज में पढ़ा हुआ नहीं होता था, कहीं से डिग्री नहीं ली होती थी, लेकिन परंपरा से उसको भी ज्ञान प्राप्त होता था। और मैं सच बताऊं, लगभग 90-95% लोग इसी से ठीक हो जाते थे, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और यह परंपरा है अपने आयुर्वेद की परंपरा, जो आज नहीं, हजारों साल पहले। वैसे तो हमारा देश अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है, हजारों साल पुराना तो जाति इतिहास है हमारा, हजारों साल पुराना। और इस
प्राचीन और महान राष्ट्र ने, जिसके अपने जीवन मूल्य है, संस्कृति है, परंपराएं हैं, दुनिया को जीने का एक नया संदेश दिया, पूरी दुनिया को। तथाकथित सभ्य देशों में, जब सभ्यता के, विकसित देशों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे वेदों की ऋचाएं रच दी गई, और उसी में से 4 वेद तो थे ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन 5वां वेद निकला आयुर्वेद। चिकित्सा की एक ऐसी प्रणाली जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते थे, और एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति, ये मेरी मान्यता है। मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूं, एलोपैथी की अपनी उपयोगिता है, सर्जरी जैसे मामलों में एलोपैथी का कोई जवाब नहीं है, ये सच है, और इसलिए सबका समन्वय करके चलने की आवश्यकता है। लेकिन एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति जिसमें नाड़ी देखना और जीवन को पूरा ऐसा बनाना कि जिसमें रोग हो ही ना, और उसमें अगर शुरुआत करते हैं तो हम करते हैं योग से। युक्त आहार विहार की बात होती है, बीमार ना हो, इसलिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये अलग अलग हमारे ऐसा खाओ जिससे जो शरीर के लिए उपयोगी हो, रोग उत्पन्न ना करे, पैदा ना करे। पित्त कफ वात तीनों का संतुलन बना रहे, और इसलिए जब आहार की बात होती थी तो आयुर्वेद कहता था मितभुक हितभुक ऋतभुक। मितभुक मतलब भूख से थोड़ा कम खाओ, हितभुक मतलब ऐसा खाओ जो शरीर की हितकारी हो, और ऋतभुक मतलब ऋतु में जो चीजें पैदा होती हो, अभी तरबूज और खरबूज की बहार है, आम आ रहा है, उसका सेवन करो। तो हम क्या आहार करें, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी अपने यहाँ कहा गया है, ये भी हमारे यहाँ बताया गया। फिर योगा, उसमें आसन और प्राणायाम का अपना महत्व है। ये कोविड के दौरान सचमुच में मैं भी मुख्यमंत्री उस दौरान बना, तब हमने देखा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तो हमारे आयुष मंत्री बैठे, हमने तय किया कि मध्य प्रदेश के 1 करोड़ घरों में त्रिकुट काढ़ा पहुंचा दो, लोगों से कहो काढ़ा उबालो और पियो, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाओ। उनका बड़ा काम किया। उसके साथ साथ हमने बाकी औषधियों का भी उपयोग किया, लेकिन प्राणायाम करें लोग, योगा करें, योग से निरोग हमने अभियान ही चलाया उस समय। तो उस समय सहारा ये भारतीय चिकित्सा पद्धतियां बनी, और अगर अस्वस्थ हो जाए तो हर वनस्पति औषधि है, जड़ से लेके फूल फल पत्ती तक औषधियों से भरी हुई है वनस्पतियां, उसका उपयोग करें, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मैं कोई आयुर्वेद का अधिकारी विद्वान नहीं हूं, मैं जो कह रहा हूं उससे बहुत ज्यादा आप समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इस पद्धति जो भारतीय पद्धति है, इससे बेहतर चिकित्सा पद्धति नहीं है। एक तकलीफ जरूर मन में होती है कि समय समय पर आयुर्वेद में जो रिसर्च और अनुसंधान होने चाहिए थे वो प्राचीन काल में नहीं हुए, लेकिन आपने बताया अटल जी ने ये परंपरा प्रारंभ की, और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इसको बहुत तेजी से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि जो प्राचीन उपचार की पद्धतियां हैं उनमें रिसर्च हो, शोध हो, अनुसंधान हो। मैं तुर्गा जी को और आप सबको भी इतना जरूर कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रपति जी यहां है, और सचमुच में भारतीय संस्कृति जीवन मूल्य परंपराओं का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करके उन्होंने भारत का संदेश पूरी दुनिया को दिया है। उनके सामने कि मध्य प्रदेश में आप जैसा उपयुक्त समझेंगे, आपके निर्देशन और मार्गदर्शन में आयुर्वेद के मामले में रिसर्च का एक बेहतर सेंटर कैसे प्रारंभ किया जा सकता है, आप अगर हमें बताएंगे, गाइड आप करेंगे, मार्गदर्शन आप करेंगे, तो हम उसको प्रारंभ करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लंबी बात करने के बजाय मैं एक बार फिर आपका यहाँ स्वागत करता हूँ। इतना जरूर है कि दुर्गुणा जी ने लगे हाथ मुझे कुछ समस्याओं का भी एक ज्ञापन दे दिया। अब ये कुशलता है कि आयुर्वेद महासम्मेलन भी हो जाए और प्रदेश में आयुर्वेदाचार्यों को, वैद्यों को कोई दिक्कत हो तो उन दिक्कतों की भी चर्चा और बातचीत हो जाए। उन्होंने सबसे बड़ी बात तो वित्त मंत्री के लिए कही है कि बजट आयुष का कम है। अब पहले तो तुरुणा जी विभाग ही नहीं था, हमने विभाग बनाया, हमने बजट बढ़ाया। अलग अलग जगह हमारे यहाँ भोपाल में वैद्य खुशीलाल जो हमारा आयुर्वेद का जो हमारा चिकित्सालय है इतना बढ़िया चल रहा है कि मैं मतलब वहाँ आउटडोर भी
और एडमिट होते हैं पेशेंट, पंचकर्म से लेकर दवाइयां तक और दवाइयों के निर्माण तक सारा काम होता है। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों यहाँ के भवन का उद्घाटन होने वाला है, लेकिन फिर भी हम आश्वस्त करते हैं आपको, जो आवश्यक होगा वो बजट निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। ये अपनी पद्धति है जिसको आज दुनिया मान रही है। प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रपति जी ने दुनिया भर में इसका प्रचार और प्रसार किया है। एक बात आपने बताई कि निजी चिकित्सक जो आयुर्वेद के होते हैं उनको क्लिनिक खोलने के लिए CMHO से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बजाय आपका सुझाव है कि आयुष के अधिकारी ही इस अनुमति को दे दें, तो हम ये व्यवस्था कर देंगे कि आयुष के अधिकारी ही ये अनुमति दे दें। फिर आयुष औषधालय में रोगी कल्याण समिति के गठन निश्चित तौर पर कर दिया जाएगा ताकि उन्नयन में और मदद मिले। एक बात जो हमने, आप जानते हैं, आयुष विंग हर जिला चिकित्सालय हमने प्रारंभ कर दिया, क्योंकि केवल एलोपैथी नहीं, जिनको आयुर्वेद का इलाज कराना है तो आयुर्वेद का अस्पताल अलग काय को, किसी गांव में दूर छोटा मोटा, हमने मध्य प्रदेश की धरती पर यह तय किया है कि हर अस्पताल में जिला चिकित्सालय से हम प्रारंभ कर रहे हैं, वहां आयुष का इलाज भी आयुर्वेद के माध्यम से भी चिकित्सा की जाएगी। जिला चिकित्सालय में आयुष विंग बन गया है, उसको और समृद्ध बनाने का हम प्रयास करेंगे ताकि किसी को एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाना पड़े तो एलोपैथी के डॉक्टर को दिखाए, और किसी को आयुर्वेद आचार्य को दिखाना पड़े तो उनके पास जाए। उसके साथ साथ पंचकर्म और बाकी जो अपनी विधाएं हैं उनका भी विकास हम तेजी से करने का काम कर रहे हैं। हम लगातार भर्ती का काम कर रहे हैं, लेकिन संख्या कम है, ये आपने कहा है, उसको भी हम देखेंगे। वेतन इत्यादि से संबंधित मामले ऐसे हैं कि थोड़ा व्यापक विचार विमर्श के बाद उन पर हम निश्चित तौर पर फैसला करेंगे। एक बार मैं फिर महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, उनके चेहरे पर तेज है, वाणी में ओज है, सरस्वती उनकी जिह्वा पर विराजती है, और सचमुच में वो ऐसा संदेश छोटे छोटे देशों की यात्रा करके भी, बड़े देशों की तो की है, उनने भारत के महान संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया है। मैं एक बार फिर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबका भी अभिनंदन करते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, आश्वस्त करते हुए कि आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में, बढ़ाने में, शोध में मध्य प्रदेश कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।